आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। मधेपुरा से एक सनसनीखेज खबर सामने आई। मधेपुरा एसपी का मोबाइल लड़कियां सप्लाई करने वाली महिला के पास मिला। महिला का दावा है कि मधेपुरा में कई पुलिस अधिकारियों को लड़कियों की सप्लाई करती रही है। उसे सहरसा में पकड़ा गया, वहीं डीआईजी ऑफिस में पूछताछ की गई और इसी पूछताछ का वीडियो सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और वीडियो में महिला की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि मधेपुरा के एक पुलिस अधिकारी के आवास पर उसने एक लड़की को भेजा था। जब रुपए कम दिए गए तो उसी लड़की ने मधेपुरा एसपी का मोबाइल चोरी किया और उसे दे दिया। यह वीडियो जब का बताया जा रहा है। मधेपुरा एसपी छुट्टी पर गए थे। जब न्यूज 18 ने इस पूरे मामले पर कोसी क्षेत्र के डीआईजी शिवदीप लांडे से जानकारी चाही तो उन्होंने किसी भी जानकारी होने से इनकार कर दिया और साथ ही यह भी साफ कर दिया कि जो वीडियो वायरल है वो उनके कार्यालय में नहीं बनाया गया। और इस मामले पर मधेपुरा एसपी से संपर्क साधने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। मधेपुरा वायरल वीडियो में डीएसपी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। कॉलगर्ल सप्लायर ने पूरी बात बताई और क्या कुछ कहा, सुनिए। तो लेकर जाते थे कोसी से, हम लेकर जाते थे। कहाँ लेकर जाती थी? मधेपुरा उसके डेरा पर हॉस्पिटल के खत्म डेरा नहीं है। हाँ हाँ, उसी डेरा तुझे कॉलेज चौक से लड़की को लेकर जाती थी जी। कहाँ, किसके यहाँ लेकर जाती थी? डीएसपी साहब डेरा पर सदर हॉस्पिटल के एक से दो डेरा नहीं है। अच्छा, उसके डेरा काहे ना लेकर जाती थी? वो बोलती थी कि इसे हम 1 घंटा रखेंगे ना तो 300 रुपया देंगे, हम 4 बजे छोड़ेंगे ना तो 500 देंगे। तो महिला ने जो कहा वो साफ साफ कह रही है कि 300 रुपए में कुछ घंटों की बात हुई। 2024 की लड़ाई के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा टास्क दे दिया गया है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह सहमति बन गई कि नीतीश कुमार 2024 की लड़ाई के लिए बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। बैठक में बात रखी गई कि क्या परिस्थितियां थीं कि बिहार में एनडीए से बाहर होने का फैसला लेना पड़ा। बैठक के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने यह जानकारियां दी हैं। माननीय नेता को ये अधिकृत किया जाए कि पूरे देश में ऑपोजिशन पार्टियों को एकत्र करें और एकत्र करके एकमुश्त होकर के लड़ाई को 2024 की लड़ाई को ताकत दें। एक और बात आई कि क्यों आप लोगों ने शिफ्ट किया। हाँ, तो उन्होंने अपनी बात रखी गई कि हम लोगों ने क्यों क्या परिस्थितियां थी, क्या थी, उससे नेशनल राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अवगत कराया गया। क्या लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश जी ने एक बॉन्ड मैंने एक तरह से एक एम बना रखा है कि भाजपा को 50 पर सिमटा देना है, उसको लेकर नंबर 50 पर क्या, 50 पर क्यों? हम तो चाहेंगे 0 पे सिमट जाए। जो लोग विरोध में हैं वो काहे कहेंगे कि 5 भी नंबर रहे, 10 भी नंबर रहे, 50 भी नंबर रहे, जितना कम से कम में सिमट जाए। नंबर का इंपॉर्टेंस नहीं है, बीजेपी को समेटना है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या कहाँ तक जाएंगे, शुरुआत कहाँ से होगी, विपक्षी एकता को करेंगे? बात करेंगे, बात होने की बात हो रही है। किस बात करेंगे लोगों से, अब वो सब नीतीश जी के माइंड में होगा ना कि किन से बात करेंगे, किन से। अब नीतीश जी का आइटनरी लेकर के हम थोड़ी बैठे हैं कि कहाँ जाएंगे, किन से बात कर रहे हैं, क्या कर। नीतीश जी लोगों से बात करेंगे। ये आज जो परिषद में निर्णय हुआ कि आपको अधिकृत किया जाता है कि आप अपोजिशन के लोगों से बात करिए, अपोजिशन एकता, विपक्षी एकता के लिए प्रयास कीजिए और एकजुट होकर 2024 की लड़ाई को लड़िए। मणिपुर को लेकर के नीतीश कुमार जी बहुत खफा दिखाई दिया आज के जिस तरह। देखिए, ऐसा है कि जब हम साथ थे उनके और उन्हीं को समर्थन दे रहे थे, तब तो उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ दिया। 5 विधायक लेके हमारा चले गए। तो अब तो हम खिलाफ में तो लेके गए तो कौन बड़ी बात है। वोट बैंक नहीं गया है ना, मिले गया है, कोई चिंता की बात नहीं। जाहिर है अब ये साफ हो चुका है कि नीतीश बीजेपी के खिलाफ सियासी मोर्चाबंदी करेंगे और इस पूरे मुद्दे पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह से बातचीत की आनंद अमृतराज ने। यहाँ की सरकार बिल्कुल अस्थायी है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की भूमिका आप लोगों ने क्या तय की है? देखिए, हम लोग बार बार साफ कह रहे हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं। प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी
की यह मान्यता है कि सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना होगा और एकजुट होके 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है और इसमें नीतीश कुमार जी पहल करेंगे, सभी दलों के नेताओं से बात करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल यह है कि बीजेपी की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि जब आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो इतने बड़े गठबंधन की जो बात कर रहे हैं कैसे संभालेंगे? तो उनको पता चल जाएगा, समय का इंतजार करिए ना, समय का इंतजार करिए, पता चल जाएगा हम क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं, ये उनको समय बता देगा। तो समय बता देगा, समय का इंतजार कीजिए, ये कहना है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद नालंदा सांसद कौशलेंद्र और पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि 2024 के लिए विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है। हुआ है कि हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे और सभी प्रदेशों में माननीय नेता नीतीश कुमार जी का डिमांड है कि हर जगह जाना है, तो उसके लिए भी हम लोग रखे हैं बात कि आप समय दीजिए, लोगों को इकट्ठा करिए, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनको हम लोग कैसे एक करें, इसकी जिम्मेवारी माननीय नेता नीतीश कुमार जी के हम लोग दिए हैं कि आप सबसे बात करें। सांसद सर, क्या कुछ एजेंडा बना है? क्या प्रधानमंत्री के दावेदार हैं आप लोगों के? नहीं, प्रधानमंत्री जी के दावेदार नहीं है, लेकिन पूरी विपक्षी एकता को एक करने के लिए पार्टी ने माननीय नेता नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया है और देश भर में नीतीश कुमार जी जाएंगे और विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करेंगे। तो बिहार की सियासत में बड़ी हलचल अब दिल्ली का तापमान गर्म करने वाली, क्योंकि नीतीश कुमार मिशन 2024 पर निकलने वाले हैं। 5 सितंबर को नीतीश 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना हो सकते हैं। दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश कुमार कई सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे और नीतीश कुमार के इस दौरे को काफी खास मायनों में देखा जा रहा है। लगातार दूसरा दिन था जब जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार के पहुंचते ही समर्थकों ने ये नारे लगाए। समर्थकों का ये नारा बता रहा है कि जेडीयू का जोश हाई है। नीतीश कुमार अपने मिशन को मुकाम पर पहुंचाने के लिए जल्द ही दिल्ली कूच करने वाले हैं। दिल्ली जा रहे हैं, बड़े नेताओं से मिलने के, ऑपोजिशन के नेताओं से मिलने के लिए जाएंगे। क्या लगता है बीजेपी चलिए। खबर है कि 5 सितंबर को नीतीश कुमार मिशन 2024 पर निकलेंगे और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। नीतीश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात कर सकते हैं। 5 सितंबर को नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे और 3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान उनकी कई क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात होने वाली है और विपक्षी एकता को एकजुट करने की बड़ी कवायद नीतीश कुमार शुरू करने वाले हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। पीएम की दावेदारी के सवाल को फिलहाल नीतीश कुमार खारिज कर रहे हैं, लेकिन खुलकर इतना जरूर कह रहे हैं कि सभी विपक्ष के लोग एकजुट हो गए तो नतीजा बदल जाएगा। सभी लोग विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। जाहिर है लोकसभा चुनाव में अभी 18 महीने का वक्त है, लेकिन सियासत का सेंसेक्स अभी से ही चढ़ा हुआ है। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार की कोशिश है कि सभी दलों को एक मंच पर लाया जाए और एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी की जाए। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। दरभंगा पहुंचे बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रबर स्टाम्प बताते हुए आरजेडी पर करारा प्रहार किया और तेजस्वी की भाषा को बेहद अमर्यादित बताया। कार्यकर्ताओं का उत्साह दिख रहा है। 2024 में अभी ये कहते हैं 7 पार्टी लेके हम खड़े हैं, हम तो कहते हैं 8वां पार्टी भी जो MIM है वो भी आप ही के साथ है। 8 पार्टी मिलकर लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो एक शेर की तरह सभी गीदड़ को हराने का काम करेगी। ये बड़ा स्पष्ट है। लोकतंत्र में एक सिद्धांत के साथ राजनीति होता है। मणिपुर में जेडीयू को
झटका पर बीजेपी नेता और पूर्व स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जो किया है उससे उनकी पार्टी के लोग आहत हैं और कुर्सी कुमार की नीयत से लोग परेशान हैं। कि अब मणिपुर कहाँ देख रहे हैं, बिहार को देखें, जहां इनके पलटू राम की छवि से कुर्सी कुमार की नीति और नियति पर उनके ही विधायक सशंकित हैं और वो गौरवान्वित महसूस कतई नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये हम लोगों का अस्तित्व ही खत्म करने पर लग गए हैं। तो इनके दल से बहुत सारे लोग भागेंगे। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बारिश से शहर पानी पानी हो गया। सबसे ज्यादा हालात सदर अस्पताल परिसर की खराब थी, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। मुजफ्फरपुर में महज कुछ देर की बारिश में ही शहर की हालत नरकीय हो गई। मोती झील से लेकर स्टेशन रोड तक सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। सदर अस्पताल की हालत भी झील जैसी हो गई। मरीज पानी तैर के उन्हें जाना पड़ता है। गाड़ियां किस तरीके से जाती है, हर तरफ गंदगी, हर तरफ पानी और हर तरफ जो देख सकते हैं किस तरीके से ये इमरजेंसी वार्ड है। और इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर देखिए, अगर किसी भी मरीज को आपात स्थिति में यहाँ पर लाया जाता है तो कितनी परेशानी यहाँ पर हो सकती है। लोग काफी यहाँ पर परेशान होते हैं। ये पानी पकड़ के आया, गिर जाता। अभी इस हालात में मेरी क्या होती, हम 67 नरकीय स्थिति है, फिर भी पानी ओवर हो रहा है। स्टेशन रोड चले जाइए तो वही स्थिति है, गरीब स्थान रोड चले जाइए तो वही स्थिति है। सदर अस्पताल में जल जमाव की ये हालात थी कि इमरजेंसी तक के गेट तक पानी जमा था, जिससे आने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। अस्पताल का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहां बारिश का पानी नहीं जमा था। ऊपर से अस्पताल परिसर में फैली गंदगी मरीजों की और मुश्किलें बढ़ा रही थी। लेकिन जिले के सबसे बड़े चिकित्सा पदाधिकारी इस हालात के आगे सिस्टम की बेबसी गिनाने में लगे हैं। हमारे पास अपना तक कोई व्यवस्था नहीं है, केवल जहाँ जहाँ से नाली है उसको खोलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर के तरफ, जैसे संतोषी माता मंदिर की तरफ से हमारा पानी निकलता है, वहाँ स्वीपर को लगाया है, कहे कि जरा सा उसको देखो, खोल करके जो पानी यहाँ से निकलता है। शहर में एक बार फिर से जल जमाव की समस्या जो है वह दिख रही है और खासकर सदर अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण जगह पर, जहाँ पर तमाम लोग आते हैं इलाज के लिए, ऐसे जगह पर जल जमाव होना, गंदगी होना बेहद चिंतनीय है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार में पानी से परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कई जिलों में पानी का प्रहार शुरू हो चुका है। हालात क्या हैं, आप भी देखिए। गंगा के पानी का स्तर बढ़ा तो पुनपुन भी उफान दिखाने लगी। दीदारगंज थाना क्षेत्र के जेठुली और सोनावा पंचायत में जिंदगी ट्यूब पर बैठकर और रस्सियों को खींचती अपनी मंजिल तक पहुंचती है। पुनपुन का जल्ला का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। किसानों की मेहनत के ऊपर पानी और पानी से थोड़ी ही ऊपर बची हुई सड़क है। एक बड़ी आबादी पानी के लेवल से ऊपर तो है, लेकिन पानी ने उन्हें जलकैदी बनाकर विवश कर रखा है। आवागमन बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बंद है, मगर जिन्हें बाहर निकलने की मजबूरी है वो डूबकर भी अगले दिन की जिंदगी खरीद लाने के लिए बाहर निकलते हैं। प्रशासन से नाउम्मीद होकर भी नाव की डिमांड है। लोगों का घर द्वार में चारों तरफ पानी आ चुका है, लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है, यानी पानी में घुस कर नहीं आना चाहते और अभी तक कोई नाव वगैरह का भी प्रबंधन नहीं किया गया। ऐसा देखा गया है कि लोग टायर का ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अपने से वो अपना व्यवस्था टायर ट्यूब का व्यवस्था करके लोग अपने घरों में जाने का प्रयास करते हैं। सरकारी दावों से अलग महज आधे घंटे की बारिश ने दरभंगा को नंगा कर दिया। तस्वीरों में तैरती भीड़ के पांव भले ही ठंडे हो गए हों, लेकिन निगम के खिलाफ गुस्सा सातवें आसमान पर है। दरभंगा अस्पताल की बेड तक जाना है तो फिर इसी पानी से होकर गुजरना होगा। हालांकि मोटर की व्यवस्था दिखाकर जल स्तर को सोखने की हिम्मत दिखाई जा रही है। क्या साफ सफाई करेगा वो, तो एसी चैम्बर में बैठकर अपनी वाहवाही करते हैं। धरातल पर आकर देखें क्या वो शहर से नहीं गुजरते हैं? उनको नहीं दिखाई देता है कि वर्षा के टाइम में जल जमाव कहाँ हो जाता है, कचरे कहाँ रहते हैं, सारा उनके संज्ञान में रहता है। कितनी बार तो हमने उन्हें आवेदन दिया, लेकिन वो आवेदन एक कचरे के डिब्बे में रखा जाता है, उसका कोई
रूपरेखा तैयार नहीं होता है, ना ही उस पर विचार किया जाता है, ना ही उसकी दूरी की जाती है। अभी क्या स्थिति है सर? खाली नगर निगम टैक्स वसूल करता है, लोगों को कोई सुविधा नहीं है। लोग मरे, गड्ढा में गिरे, जहाँ गिरे, कितना आदमी गिर गया है, साइकिल वाले मोटरसाइकिल वाला भी गिरा है। शेखपुरा का पानापुर गांव भी पानी से घिरकर पावापुरी बनने की कगार पर है। बढ़ते पानी ने महादलित बस्ती के लोगों की उम्मीद खत्म कर दी है। विकास की सड़क डूबने का इंतजार कर रही है। हरुहर नदी के बढ़ते पानी से बढ़ती परेशानी को कम करने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। दिक्कत तो हमारा राह नहीं है, जने जाता है उन्हें बस लगाता है, कहाँ गाड़ी देता है, नहीं जाओ। कैसे कर रहे हैं? यह भार से पानी में गंगा हो या पुनपुन या फिर हरुहर नदी, दोष नदियों का क्या है? व्यवस्थाओं का दोष है। बिहार और बाढ़ की तस्वीर बहुत पुरानी है, लेकिन सरकार नई है। डूबती जनता को नाव नहीं, परमानेंट समाधान चाहिए। दरभंगा से विपिन कुमार दास, पटना सिटी से मनोज और शेखपुरा से अजित सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बेगूसराय से खबर, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। 7 दिनों से सामो जिला मुख्यालय से कटा हुआ है, लेकिन बिहार के मंत्री आकर घूमते हैं, चले जा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब केंद्र सरकार पैसा देती है तो बिहार सरकार राजा की तरफ पैसे लौटा देती है। 1 हफ्ता से पानी लगा हुआ है, लेकिन ना अभी चारे की व्यवस्था हुई है, ना लोगों को खाने की व्यवस्था हुई है। मंत्री जी आए, उन्होंने कहा केंद्र नहीं दे रहा है। अरे भाई, केंद्र तो जब पैसा 6000 करोड़ देता है नल जल के लिए तो आप राजा की तरह लौटा देते हैं, और आपदा में इतना पैसा दिया हुआ है कि कोई कमी नहीं। बांका के सखारा के रहने वाले शहीद सुधांशु कुमार का अंतिम संस्कार बरारी घाट पर किया गया। शहीद जवान की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। दादा ने शहीद सुधांशु को मुखाग्नि दी। शहीद जवान सुधांशु भारत चीन सीमा के गलवान घाटी में तैनात थे। इसी दौरान 21 अगस्त को वो घायल हो गए थे, जिनका इलाज सेना के अस्पताल में पहले चला, वहीं फिर उन्हें एयरलिफ्ट कर लेह अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन 30 अगस्त को वो शहीद हो गए। ऑक्सीजन कैसे गया तो बर्न हो गया है, न जल गया है। कैसे जला अब ये हम नहीं बता सकते हैं कि कैसे जला, वो भी नहीं बताया। तो हाँ, बुरी तरह से जला। अब हो नहीं किस चीज़ से जला, कैसे जला, ये तो भी नहीं पता चला। मैं आपको ये चीज़ें काफ़ी गोपनीय होता है, जिसके बारे में विशेष बता नहीं सकता आप लोगों को। तो बाकी इन्होंने अपना देश के लिए बलिदान दिया है, देश इनको सदैव याद रखेगा, और ये सदैव। पूर्णिया के धमदाहा में विशुलपुर के पास पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हाईकोर्ट के आदेश पर जमीन खाली कराने गए धमदाहा एसडीओ, टीएसपी समेत पुलिसकर्मियों को महादलितों ने खदेड़ दिया। तस्वीरें आप देखिए कि कैसे महादलितों ने मकई के डंठल में आग लगाई और पुलिसकर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। इस पथराव में धमदाहा के एसडीओ राजीव कुमार समेत कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की चोट आई है। जवाब में पुलिसकर्मियों ने भी ग्रामीणों पर पत्थरबाजी की। धमदाहा के एसडीओ राजीव कुमार के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश पर वे लोग जमीन खाली कराने गए थे। पहले बातचीत भी हो चुकी थी। अचानक 200-250 लोग आ गए और मकई के डंठल में आग लगाकर पथराव शुरू कर दिया, जिससे कुछ लोगों को मामूली चोट लगी है। और इस दौरान पुलिस की ओर से जो जेसीबी लाई गई थी, उससे भी क्षति पहुंचाई गई। इस मामले में धमदाहा सीओ के आवेदन पर 11 नामजद और करीब 100 ज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। और हम लोगों को पूरा पथरा हुआ, जिसमें हम लोग को भी वहाँ से हटना पड़ा, और ये है उसके लिए हम लोग उन लोग खिलाफ एफआईआर थाना में दर्ज करवा रहे हैं। चोट भी लगी किसी को? हाँ, चोट तो जितना जो गिट्टी से पथराव करते, चोट तो बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी को भी लगी है, कुछ हम लोग को भी लगी है। खबर है पटना से, जहां राजधानी में खुले मैनहोल न सिर्फ इंसानों के लिए मुसीबत है, बल्कि बेजुबान जानवर भी इसमें
हादसे के शिकार हो रहे हैं। पाटलिपुत्र इलाके में खुले मैनहोल में घोड़ा गिर गया। अच्छी बात यह रही कि लोगों ने इस घटना को देख लिया था और इसके बाद प्रशासन को इसकी खबर दी गई। आनन फानन में नगर निगम की टीम सक्रिय हो गई और क्रेन की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद नाले से घोड़े को निकाला गया। कमजोर कोई नहीं है, ये दोनों चलो अब इसको रास्ता बताओ। ये हटने वाला नहीं। पटना पुलिस ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता केशव कृणाल त्रिपाठी के अपहरण के मामले का खुलासा करने का दावा किया। पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लों ने बताया कि किशोर कृणाल त्रिपाठी ने एक सिक्योरिटी एजेंसी वालों से हाईकोर्ट का खुद को जज बताकर बेरोजगार युवकों को पटना हाईकोर्ट में सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी देने का झांसा दिया था। उनसे पैसे की उगाही की थी। बाद में इसी पैसे के लेन देन का विवाद इस कदर बढ़ा कि सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले लोगों ने अपने साथियों और सहयोगियों के साथ मिलकर वकील का 3 सितंबर को पटना के ही राजेंद्र नगर टर्मिनल इलाके से अपहरण कर लिया था। थाना में बुलाइए, थाना में पैसा देंगे। नहीं अभी धीरे धीरे मुड़ी टूट जाएगा मेरा, तब बढ़िया बात ना है। मुड़ी टूट जाएगा तो जान मार देगा। वहाँ पे जहाँ पे इनका टावर लोकेशन आ रहा था और लास्ट फोटोग्राफ्स पे पता चला कि कोई जहाँ पे इसको बांध कर रखा गया है वो एक मुर्गी फार्म है। तो वहाँ पर स्थानीय थाना अध्यक्ष जो देसवी के हैं और जंदाहा के हैं, उनके माध्यम से वहाँ पे उस एरिया में जितने भी मुर्गी फार्म थे उनको चिन्हित करवाया गया। तो टोटल 3 मुर्गी फार्म चिन्हित हुए, जिसमें सभी के ऊपर 3 टीम्स बना के रेड किया गया। तो बाड़ा गांव के स्थित एक मुर्गी फार्म था जिसमें जो अपहरत हैं और जो चारों अपहरण करता हैं उनको अपहरत को सकुशल बरामद किया गया। खबर है बक्सर से, जहां गांजे की बड़ी खेप बरामद की गई है। 121 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है और इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे नेटवर्क के तार खंगाले जा रहे हैं। और आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक